नमस्कार दोस्तों, मैं आमोद कुमार आप सभी को स्टडी ऑल ईडीयू में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी लगातार हम संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने भाग 1, भाग 2 पढ़ लिया हो। भाग 3 के बारे में आज जानकारी लेंगे। उम्मीद है कि पिछला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। और आज है संविधान के भाग 3, जिसमें नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में दी गई है। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। मूल अधिकार दोस्तों वो अधिकार होते हैं जिसको सरकार चाह कर भी, कुछ ऐसे मूल अधिकार होते हैं जिसको चाह कर भी छीन नहीं सकती है, एवं न ही इस पर ऐसा कोई कानून बनाएगी कि जो हमारे मूल अधिकारों का हनन हो। उदाहरण स्वरूप, जैसे हमें शिक्षा प्राप्त करना, इस पर कुछ ऐसा कानून कभी नहीं बना सकती है जो हमें शिक्षा प्राप्त करने से कोई रोक दे, या हमारा कोई शोषण के अर्थात कि हमसे ड्यूटी भी कराए और उसके बदले में हमें उचित मजदूरी भी न दे। तो ये सब हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और अभी मूल अधिकारों के बारे में ही पढ़ना है, डिटेल से हम जानकारी लेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि मूल अधिकार मनुष्य का एक जीवन जीने का वो अधिकार है जिसके बिना वो फिर एक तरह से अगर उसे मूल अधिकार छीन लिया जाए तो उसे इस किसी भी राज्य, किसी भी देश या क्षेत्र में रहना मुश्किल ही नहीं, उसको जो कहा जाए ना कि उसके जीवन का मुख्य सार छीन लिया गया है, अब उसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया। तो ठीक उसी प्रकार होता है जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो फिर इस शरीर का कोई मतलब नहीं होता है। उस तरह से संविधान से यदि मूल अधिकार को हटा दिया जाए तो फिर और संविधान का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि संविधान इसलिए बनाया गया है कि लोगों को या नागरिकों को रहने में, जीवन यापन करने में कोई परेशानी न हो। तो देखते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार भाग 3 में क्या दिया गया है। दोस्तों, यह अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत है। इसकी सर्वप्रथम मांग संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से 1719 के दौरान अंग्रेजी शासन में की गई थी, परंतु यह मांग को स्वीकार नहीं किया गया। दोबारा इसकी मांग 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई, जो कि 1928 में कराची अधिवेशन में इस मांग की पूरा की गई थी। 1928 में तो इसकी मांग की गई थी, परंतु यह कराची अधिवेशन में 1931 में इसकी पूरी की गई। ये मौलिक अधिकार को निलंबन खत्म नहीं किया जा सकता। निलंबन माने कुछ समय के लिए टाला जा सकता है परिस्थिति को देखते हुए, तो इसे निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। और इस पर प्रतिबद्ध, यानी इस पर जो नियम कानून, ताकि मौलिक अधिकार का कोई दुरुपयोग न कर सके या इसका कोई हनन न कर सके, इसे और सख्त या मजबूत बनाने के लिए संसद इस पर कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो तो यदि वो कोर्ट में जाकर अपना
व्यथा या समस्या सुनाता है, वो लगता है उसे कोर्ट को कि ये मौलिक अधिकार का हनन है, तो उस हनन को बचाने के लिए संसद को यह आदेश देगी कि इस पर ऐसा कानून बनाए ताकि आगे चलकर किसी भी नागरिक को इस तरह के समस्याओं का सामना न करना पड़े। उदाहरण में यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी से कुछ पूछना चाहता है, कोई व्यक्ति किसी से कुछ पूछना चाहता है, उसका वो अधिकार है, और वो इसके बदले में ना ही उसको हाँ में जवाब दे रहा है और ना ही ना में, तो ऐसी स्थिति में उसे उसका वहाँ उस अधिकार भी है जिससे हम किसी क्षेत्र संस्था किसी भी संस्था में कार्य कर रहे हो, हमें वो लगातार 2 महीनों से काम करा रहा हो, लेकिन जब पेमेंट देने की बात आई तो वो बोले कि वो किसी तरह का कोई प्रत्युत्तर ही नहीं दे रहा हो कि हम देंगे या नहीं देंगे, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति की जीवन यापन कैसे चल पाएगी। तो अगर कोई ऐसा कानून उस पर बाधित डाल दिया हो कि हम इच्छा है तो बोलेंगे, जैसे राष्ट्रपति के वीटो पावर की तरह, या नहीं बोलेंगे, तो ये ऐसे में तो कोई भी नागरिक का हनन हो जाए, तो ये कोर्ट में जाकर अपना गुहार लगा सकता है। तो इस पर संसद कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका रक्षक है दोस्तों, अभी तुरंत बताए हैं कि कोर्ट, तो कोर्ट में होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये हमारे 2 हैं जो हमारे मूल अधिकारों के रक्षक हैं। अब यदि कोई किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट नजदीक पड़ता है तो हाई कोर्ट में जाकर गुहार लगा सकता है, जो कि अनुच्छेद 226 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट के तहत आर्टिकल 32 के तहत वो अपना समस्या को सुलझाने के लिए या मौलिक अधिकार के हनन के बारे में बताने के लिए पिटीशन जारी कर वहाँ अपना केस दर्ज कर सकता है। ये मौलिक अधिकार परिवर्तनीय एवं वाद्य योग्य है। मौलिक अधिकार पर जो कानून बनेगा इसके लिए ये परिवर्तनीय एवं वाद्य योग्य है, इसीलिए इस पर बहस कर इसमें नया कानून या संशोधन कर सकती है। हाँ तो दोस्तों देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का विकास क्रम क्या है। मौलिक अधिकार का विकास क्रम पर यह ब्रिटेन से हुआ, जो टेम्स नदी के किनारे किंग जॉन के द्वारा यह स्थापित किया गया था या इसके साइन करके जन्म दिया गया था। उसके बाद यह फ्रांस, फिर अमेरिका और यह रूस होते हुए भारत आया। भारत का संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से प्रेरित है। देखिए दोस्तों, एक और उदाहरण देते हैं कि मौलिक अधिकार में कितना दम है। यदि इसका कोई उल्लंघन करे तो उसे कितनी बड़ी सजा हो सकती है। तो यहाँ लुई 16वें को इस अधिकार का उल्लंघन करने पर फांसी की सजा दे दी गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों कि संविधान के इस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार। इससे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन उसे हटा दिया गया। लेकिन अब कितने बचे हैं दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार हैं। इन मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35 के अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला में है दोस्तों समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 पर है में दिया गया है। समानता के अधिकार का अर्थ हुआ कि सभी कानून के समक्ष, संविधान के समक्ष सभी समान हैं, इनमें किसी तरह का भेदभाव न किया जाए। दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका अर्थ है कि यदि कोई मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना हो या इसके हनन हो रहा हो
या कोई ऐसा इस मौलिक अधिकार को और सुदृढ़ या मजबूत बनाने के लिए उस पर हम संविधान के नए नियम या नए कानून के आधार पर इसे हम और सशक्त या मजबूत बना सकते हैं, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। इसी स्वतंत्रता के अधिकार में प्रेस के मीडिया वाले होते हैं, इसी स्वतंत्रता अधिकार का उपयोग करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में हमें बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, ये सब जो भी अधिकार के अंतर्गत आते हैं ये स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा हम जैसे इसके टॉपिक के अंदर जाएंगे हम पूरा डिटेल से इसकी जानकारी लेंगे। ये आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी कुछ देर पहले मैं इस बात को बताया कि शोषण का विरुद्ध के हमें कोई उचित मजदूरी दिए बिना या जबरदस्ती काम या जबरदस्ती काम या उचित मजदूरी दिए बिना कोई काम हमें जब नहीं करा सकता है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। यह आर्टिकल संख्या 30 और 23 और 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोस्तों हमारे देश धर्म की विविधताओं से भरा पड़ा है, अर्थात हमारे देश में कोई भी किसी भी धर्म को स्वेच्छा से मान सकता है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हाँ, वह किसी दूसरे धर्म का उल्लंघन या उसको बदनाम या किसी तरह से ये नहीं कर सकता है, नीचा नहीं दिखा सकता है। उसका कहा जाए तो उसे अपने हिसाब से कोई गलत दृष्टिकोण से या उसके बारे में कोई भी गलत बातें नहीं कहेगा। अतः इस तरह से है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ कोई बाध्य नहीं, हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। इसके अलावा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा, वो कोई भी संस्कृति को मान सकता है एवं वो शिक्षा कहीं भी ग्रहण कर सकता है, जो इच्छा है, हिंदी, उर्दू, मैथिली, तेलुगु, जो भी शिक्षा ग्रहण करना, जिस भाषा में करना, उसे कोई तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। और साथ में शिक्षा ग्रहण करना है, इसे कोई रोक भी नहीं सकता है। ये सारी बातें आर्टिकल 29 से 30 के अंतर्गत दिया गया है। कुछ अन्य है दोस्तों, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। यह है मूल अधिकार का सीमित क्षेत्र का वर्णन। इसमें बताया गया है कि हमारे मूल अधिकार कुछ स्थानों पर सीमित हो जाते हैं, अर्थात हमारे देश में कुछ ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाए जैसे आपातकाल एवं कोई धारा, किसी क्षेत्र में स्पेशल धारा 144 इस तरह से कानून लग जाए जिस पर जो हमारे देश के हित की सुरक्षा के लिए हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान का एक सीमित दायरा बांधा गया है। या उदाहरण में मान लीजिए कि कोई राजदूत है या कोई सैनिक है या कोई CID ऑफिसर है, तो इनको किसी भी बात को गोपनीय रखने, जैसे हमें तो बताया गया है कि स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये तो अधिकार दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे स्थान है जहां हमारे स्वतंत्रता अधिकारों को क्या किया गया है, स्वतंत्रता अधिकारों में जो मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं उसे सीमित कर दिया गया है कि आप अपने इस अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ गोपनीय ही महत्व की चीज होती है। अब राजदूत जी को कोई बात गोपनीय रखना हो,
कोई जांच एजेंसी के ऑफिसर को बात गोपनीय रखना हो, ये हम सार्वजनिक कर दें। ये सरकार की वैसे बात जो गोपनीय रखनी हो उसे सार्वजनिक कर दें। तो ऐसे स्थिति में तो पूरी परिस्थितियां उलट जाएगी। तो ये न करके उनके मूल अधिकार को क्या कर दिया गया है, सीमित। आगे है दोस्तों, सैन्य कानून लागू होने पर यह मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। अभी तुरंत बोले दोस्तों कि सैन्य कानून का तो वही धारा 144 लग गया, वहाँ कह दिया कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलना चाहिए, न ही किसी तरह का कोई हलचल होनी चाहिए, नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यदि व्यक्ति इसका अपने मूल अधिकारों को लेकर कहेगा कि हमें धार्मिक संस्कृति का मैंने हमारा आज पर्व त्योहार है तो हम मनाएंगे ही मनाएंगे, चाहे आपका कानून कोई भी लग जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों? ऐसी स्थिति में तो संविधान देश की जो सुरक्षा का है वो स्थिति बिगड़ जाएगी। तो इसलिए इस समय कि जब सैन्य कानून लग जाए तो भी उस समय हमारा किसी भी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है वो एक सीमित दायरे में रह जाती है, लेकिन कुछ समयों के लिए, ना कि वो परमानेंट है। यह आर्टिकल 34 में दिया गया है। एक अन्य है दोस्तों कि संसद, ये फार का मतलब हुआ फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है। देखिए दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ही ऊपर यहाँ भी बोले थे रक्षा के लिए, उसके बाद यहाँ दोबारा इस बात को रिपीट किया गया है कि संसद फंडामेंटल राइट को और मजबूत करने के लिए एक कानून बना सकती है, ताकि उस कानून का कोई दुरुपयोग या उसको आसानी से या हल्के में कोई व्यक्ति न ले। तो अभी देखिए दोस्तों, इसे किस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार में वर्णन दिया गया है कि यह कराची अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से यह लागू किया गया। पहला, इसके लिए संसद कानून या नियम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे कानून के रक्षक में हो गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जहां यह परिवर्तनीय और वाद योग्य है, बात विचार करके इसमें कोई परिवर्तन की जा सकती है। इस प्रकार संविधान यह भाग इतना महत्वपूर्ण है, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कह दिया गया। उसके बाद हम देखें दोस्तों कि यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के स्वतंत्र अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार एवं स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। इसमें एक मौलिक अधिकार के जबरदस्त उदाहरण देखें कि यह मौलिक अधिकार के उल्लंघन में एक व्यक्ति जो लुई 16वें, फ्रांस के जो सम्राट है लुई 16वें, इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो हमें पता चला कि लुई 16वें कितना कीमती है। आगे देखते हैं दोस्तों, पहले इन लोग को जानकारी लिए कि कौन कौन से हैं, अब उनके बारे में पूरा विस्तार से जानकारी लेंगे ताकि कोई भी बात न छूट सके, आपको समझने में कोई परेशानी विशेष न हो। और उम्मीद है कि ये समझ में भी आ रहा होगा। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या और इसके बारे में जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। नोट, संपत्ति के अधिकार, अभी हम कुछ देर पहले भी बताए थे कि मूल अधिकार पहले 7 थे, जिसको एक को हटाकर, अर्थात वही है जो हटाया गया है, संपत्ति का अधिकार था जो मूल अधिकार से हटाकर, यानी आर्टिकल 31 से हटाकर 300 के क्रम में करके इसे कानूनी अधिकार में कर दिया गया है। अब इसे क्यों हटाया गया दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे हमारे देश में देश के विकास के लिए कई सारे कार्य चलते रहते हैं। देश के विकास के लिए कई सारे कार्य चलते रहते हैं, जैसे उदाहरण में रेल का परिचालन, हाईवे का परिचालन, बस का परिचालन। तो ऐसी स्थिति में यदि
मान लिया जाए कि रेल का परिचालन, हवाई अड्डा का निर्माण, एक सैन्य कानून के लिए, एक बॉर्डर वाले एरिया पर एक ऐसे है, क्या बोलते हैं, वायुयान रुकने के लिए हेलीपैड का निर्माण, ये सब जो है बनाने की जरूरत जब पड़े, यदि किसी व्यक्ति के अपनी जमीन जिसका वो सरकारी मालगुजारी इत्यादि देता हो, उसका वो जमीन में उसे बनाने की नौबत आ जाए, अब अगर वो व्यक्ति अपने हिसाब से कहे कि नहीं मेरा ये जमीन कीमती है, हम नहीं देंगे, तो फिर ऐसे तो देश की प्रगति रुक जाएगी। तो इसलिए इस पर एक कानून लाया गया कि से कोई भी व्यक्ति की जमीन यदि कोई भी व्यक्ति के जमीन से यदि कोई देश के हित के लिए और मैंने कोई कार्य होने के लिए उनकी जमीन की आवश्यकता है, तो वो व्यक्ति को स्वेच्छा से जमीन देना होगा। हाँ, इसके बदले उस समय ये होगा कि जो उस समय के सरकारी रेट होंगे उससे उसके जमीन के दाम मिल जाएंगे, लेकिन उसे देना ही होगा। पहले शुरुआती दौर में ये बाधा आती थी, लेकिन संशोधन करके इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया। कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उदाहरण में हमारे खेत है, हमारे खेत में यदि सोना निकल गया, कोयला निकल गया, तो सरकार तुरंत उसका अधिग्रहण कर लेगी, इस बजाय इसके कि हमारे खेत का जो मुआवजा हो वो देगी, ना कि हमारे खेत है तो वो हमारा नहीं हो गया, उसके बदले वो मुआवजा दे सकता है और वो अपने सरकार अपने में अधिग्रहण कर लेगी। इस तरह से ये कानूनी अधिकार आने से देश के विकास में कोई बाधा नहीं होगी और मनुष्य को या नागरिकों को अपना उसका अधिकार भी मिल जाएगा। अगला है दोस्तों कि अनुच्छेद 12 यहाँ देखिए दोस्तों, रहते कहाँ से कहाँ है, देखिए दोस्तों यहाँ भाग 3 जो है, देखिए भाग 3 जो है से 12 से 35 है। अब 12 से 35 के अंतर में हम देखते हैं कि 12 में क्या दिया गया है। तो 12 में दिया गया है परिभाषा किसका भाई, तो राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी इत्यादि। राज्य की परिभाषा दी गई है, अर्थात राज्य से कहने का अर्थ है कि राज्य का मतलब केवल स्टेट ही नहीं, राज्य से के अर्थ से है कोई भी ऐसी संस्था जिसमें कई सारे मजदूर काम कर रहे हों, उस संस्था को मैंने एक तरह से अपने सुरक्षा के लिए किसी तरह का कानून बना सकती है। पहले इसको स्पष्ट रूप से किया जाए कि राज्य क्या है। तो राज्य एक संस्था से लिया गया है। इसका अर्थ केवल राज्य स्टेट नहीं है कि एक संस्था है जिसमें कई सारे मनुष्य कार्य कर रहे हैं, कई सारे नागरिक कार्य कर रहे हैं, एवं इसमें कई तरह की प्रक्रियाएं हैं जिसमें वो अपना एक खुद का नियम कानून है। उदाहरण के तौर पर हम जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफिस, अब मान लीजिए कि अगर इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे क्षेत्र में दे रहा है, तो क्या इसके लिए राष्ट्रपति जी का कोई कानून आएगा या प्रधानमंत्री जी का? अगर ऐसा होने लगे तो फिर इन कार्यों को तो देश अच्छी तरह से चल नहीं जा पाएगा। इसके लिए इन्होंने छोटे छोटे संस्थाओं के गठन किया गया है, जैसे में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ, बिजली बिल वसूल करने के लिए, एयरपोर्ट पर हुआ, एयरपोर्ट के सारे सुख सुविधाएं और कमियों को देखने के लिए इन छोटी संस्थाओं को ही हम स्टेट या राज्य से हम परिभाषित कर रहे हैं। अब इनको क्या कहा गया है कि स्टेट या राज्य
या अपने सुसज्जित या सामान्य रूप से चलने के लिए, आराम से चलने के लिए किसी तरह का बाधा न हो, इस प्रकार इसे चलने के लिए यह अपना कोई ऐसा नियम कानून बना सकती है कि जिसमें वो आसानी से क्रियाकलाप को कर सके। तो दोस्तों, इसमें राज्य यानी संस्था या राज्य कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगी जो नागरिकता के मूल अधिकारों का हनन करे। यानी इसे एक अपना नियम, अपना कानून बनाने का अधिकार है। उदाहरण में हम बताएं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल ये करना हो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर कोई व्यक्ति अधिक दिनों से नहीं दे रहा हो तो उसे हम कैसे चुकाए, तो इस बात को ले सकता है कि हाँ भाई, आपने 1 महीना या 2 महीना में इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं चुकाया, यानी बिजली बिल वसूलने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपना बिजली बिल वसूलने के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी, अगर इसका अपना कानून है कि हम कोई भी व्यक्ति जाएगा उससे जांच किए बिना हम वायुयान पर न चढ़ने देंगे। इस तरह के छोटे छोटे कानून मैंने वो अपना बना सकती है ताकि उसका संस्था मैंने संचालित अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन इसमें भी संविधान में देखिए कितना बेहतरीन इस बात को बताया गया है कि या संस्थाएं या राज्य या कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो क्यों न हो, वो ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करे। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने की विधियां, अर्थात अपने मूल अधिकारों के सही प्रयोग करना। जैसे हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं, यदि इसका हम सही प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि उदाहरण में मान लीजिए कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, तो दूसरे नागरिक को भी तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका मतलब हम किसी भी जगह पर जाएं, कहीं भी रहें, कहीं भी कार्य करके अपना जीवन यापन करें। इसका अर्थ तो ये नहीं कि हम किसी दूसरे के जमीन में जाकर अपना जीवन यापन करने लगे और सब बोले कि हमारा ये तो मौलिक अधिकार है। तो ऐसा तो होगा नहीं, तो वो असंगत हो गया। तो क्योंकि वो तो दूसरे व्यक्ति का भी अधिकार है, तो इसी में इस तरह का कोई असंगत कार्य करे तो संसद जो है से असंगत एवं उसका अल्पीकरण, अर्थात अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करना एवं संविधान के अधिकार एवं नसीहत दिया गया कि संविधान में उल्लिखित कोई ऐसा कानून न हो। इसमें है कि अनुच्छेद 13 में है दोस्तों कि मूल अधिकारों में असंगत या उसको अल्पीकरण करने की विधियां। इसमें संविधान या संसद को ये बोला गया कि संविधान में कोई ऐसा कानून न बनाया जाए या पहले से ऐसा कानून जो हो उसे अल्पीकरण या कम करके उसे ऐसा कानून बनाया जाए कि जो मूल अधिकारों का हनन न करे या बाद में भी ऐसा कानून न बनाए। तो इसी में आता है तलाक। तलाक में 2-3 प्रकार के होते थे, तलाक हसन, तलाक अहसन और तलाक बिद्दत। तलाक ए हसन और तलाक हसन ये कहीं हद तक सही था, लेकिन तलाक बिद्दत न ही मुस्लिम समुदाय के लिए अच्छा था और न ही कानून के तहत से ठीक था। क्योंकि तलाक बिद्दत में अचानक गुस्से में व्यक्ति या किसी कारणवश 3 बार तलाक 3 बार करने के बाद उस महिला का उस व्यक्ति से तलाक हो जाता था। तो ऐसे स्थिति में ये कहीं हद तक ठीक नहीं, क्योंकि गुस्से में मनुष्य को इस बात का सही जानकारी नहीं होता है कि वो क्या करने जा रहा है और बाद में वो पश्चाताप करता है और अपने कानून के हिसाब से तो वो भीग गया और इस तरह से मैंने समझिए कि उस महिला का तो जीवन नर्क हो गया। तो ये कानून किसी हद तक मानवता के अधिकार का हनन हो रहा था, इसलिए 3 तलाक को हटा दिया गया। इसी में शॉर्टकट में है कि
यह कोई ऐसा कानून प्री मैंने पहले से कानून उसको हटा दिया जाए, और जो बाद में भी ऐसा कानून न बने जो संविधान का हनन करे। ये हुआ दोस्तों 12 और 13। अब हम अगले दिन यानी अगले बार में हम समानता के अधिकार एवं अन्य अधिकारों को अनुच्छेद के साथ हम कार्य करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो हम रखते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे, और जितना हो सके आप इसे शेयर करना ना भूलेंगे। और जय हिंद, जय भारत।